अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आज का हमारा टॉपिक है स्टिक्योमेट्री। बेटा स्टिक्योमेट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में बताती है। मेट्री का मतलब ही मेजरमेंट्स हैं, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी की मेजरमेंट करना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टिक्योमेट्री। अब इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स के दौरान बेटा 2 लॉज ओबे होते हैं। नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड नंबर 2 लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है? कंजर्वेशन मीन कंजर्व करना, महफूज करना। मास वो मैटर है, मैटर को कंजर्व करना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी मैटर कंजर्व रहता है, ना तो वो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है? डेफिनेट मीन पर्टिकुलर एंड प्रोपोर्शन रेशो। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग एक जो प्योर केमिकल कंपाउंड होता है उसमें हमेशा सेम एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और वो डेफिनेट यानी पर्टिकुलर रेशो रखते हैं या सेम रेशो रखते हैं बाय वेट। वेट के लिहाज से उनकी रेशो सेम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा वाटर जो है वो एक कंपाउंड है और वो 2 एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हमेशा के लिए हाइड्रोजन इसमें 2 ग्राम होती है और ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम होते हैं। या फिर इसकी रेशो यूँ होती है कि 1:8 बाय वेट। वेट के लिहाज से 1 पार्ट जो है वो हाइड्रोजन का होता है और 8 पार्ट किसके होते हैं? ऑक्सीजन के होते हैं। इसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में ये दोनों लॉ ओबे होते हैं। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हम स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में एज्यूम करते हैं ऑल रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, कि मैटर इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। पहले रिएक्टेंट्स थे फिर प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं। तो ये कौन सा लॉ ओबे हुआ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं ऑल द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड दूसरी अजम्पशन क्या है कि नो साइड रिएक्शन अकर्स। दैट्स वाई ये दोनों लॉ स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में ओबे होते हैं। अब यहाँ से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आर ओबेड वाई। ठीक है, तो आपने इसका आंसर क्या देना है कि बोथ लॉज आर ओबेड इन स्टिक्योमेट्री बिकॉज इन द स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन वी अज्यूम दैट ऑल द रिएक्टेंट्स आर completely converted into products and no side reaction occurs. नेक्स्ट है बेटा स्टिक्योमेट्रिक रिलेशनशिप। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हमने 4 टाइप के स्टिक्योमेट्रिक रिलेशनशिप डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन है मास मास रिलेशनशिप। अब इसमें अगर हमें वन सब्सटेंस का मास गिवन हो तो हम अदर सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मास मास रिलेशनशिप में अगर हमें एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ हो तो हम दूसरी सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। या दूसरे अल्फाज में अगर हमें रिएक्टेंट्स का मास दिया हो तो हम प्रोडक्ट्स का कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर प्रोडक्ट्स का दिया हुआ हो तो रिएक्टेंट्स का कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टिक्योमेट्रिक रिलेशन है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान है। सेकेंड रिलेशनशिप है मास मोल रिलेशनशिप। तो इसमें अगर हमें एक सब्सटेंस का मोल गिवन हो तो हम दूसरी सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, या एक सब्सटेंस का मास गिवन हो तो हम दूसरी सब्सटेंस का मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो वाइस वर्सा लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसका उलट कि मास गिवन हो तो मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर मोल गिवन हो तो हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड वन है बेटा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, कि अगर हमें एक सब्सटेंस का मास गिवन है तो हम दूसरी सब्सटेंस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा।
if we are given the mass of one substance, then we can calculate the volume of other substance and vice versa. अगर वॉल्यूम गिवन हो तो हम mass कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है मोल मोल रिलेशनशिप, और ये बहुत कॉमन है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. तो मोल मोल रिलेशनशिप में अगर हमें एक सब्सटेंस का मोल गिवन हो तो हम दूसरी सब्सटेंस का मोल कैलकुलेट कर सकते हैं. या फिर दूसरे अल्फाज में अगर हमें रिएक्टेंट्स के मोल्स गिवन हो तो हम प्रोडक्ट्स के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट्स के मोल गिवन हो तो रिएक्टेंट्स के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. इन्हीं रिलेशनशिप को यूज़ करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. लेकिन उससे पहले है लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन की कुछ लिमिटेशन है. नंबर 1, इट कैन नॉट टेल अबाउट द कंडीशन ऑफ रिएक्शंस. ये रिएक्शन की कंडीशन के बारे में नहीं बता सकती. इट कैन नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है. तो केमिकल इक्वेशन क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क हो ही नहीं रहा होता, वो तो एक इक्वेशन जस्ट लिखी है, तो वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बता सकती. इट कैन नॉट टेल अबाउट द टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को मुकम्मल होने के लिए कितना टाइम लगेगा उसके बारे में हमें केमिकल इक्वेशन नहीं बताती. इट कैन आल्सो बी रिटन फॉर सच रिएक्शंस विच आर नॉट पॉसिबल. केमिकल इक्वेशन उन रिएक्शन के लिए भी लिखी जा सकती है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो रिएक्शन करवाए नहीं जा सकते, उनके लिए भी इक्वेशन लिखी जा सकती है. तो ये केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन है. नेक्स्ट इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, और वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ पोटाशियम सल्फेट्स. ये साल्ट है पोटाशियम सल्फेट्स, इसके हमने क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स, यानी इसका मैस कैलकुलेट करना है हमने. ग्राम मैस का यूनिट है ना. एंड वाटर का मैस कैलकुलेट करना है. प्रोड्यूस व्हेन 14 ग्राम ऑफ QH. ये देखिए एक सब्सटेंस का मैस हमें गिवन है, तो हम दूसरी कोई भी सब्सटेंस हो उसका मैस कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. और ये बताया है कि जो KOH है वो रिएक्ट करता है विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. KOH बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है. जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, और हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी कैलकुलेट करने हैं. यानी यहाँ पे हमें 3 कैलकुलेशन करनी है. मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट कैलकुलेट करना है, मैस ऑफ वाटर 2 हो गए, और फिर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैलकुलेट करने हैं. और सिर्फ एक ही चीज़ दी हुई है, वो है मैस ऑफ KOH. और ये बताया हुआ है कि KOH और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है. सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. मैस ऑफ KOH ये गिवन है 14 ग्राम. अब हम दूसरी चीज़ जो खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं वो मोलर मैस ऑफ KOH है. पोटाशियम का जो एटॉमिक मैस है वो 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1. 39, 16 और 1 को प्लस करेंगे तो 56 ग्राम पर मोल आएगा. इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि मोल मोल रिलेशनशिप ज़्यादा कॉमन है स्टिक्योमेट्रिक रिलेशनशिप में. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. मैस बाय मोलर मैस इज़ इक्वल टू 0.25 मोल. ये किसके यूज़ होंगे, KOH के. ठीक है, इक्वेशन उन्होंने हमें बता दी है कि KOH रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो पोटाशियम सल्फेट और वाटर बनता है. बैलेंस के इक्वेशन को यहाँ 2 लगेंगे और वाटर के साथ भी 2 लगाएंगे. इसमें अब हमें मैस ऑफ KOH गिवन था, तो इससे हम नंबर 1 मैस ऑफ K2SO4 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और नंबर 2 मैस ऑफ वाटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो उसके लिए पहले KOH के मोल फाइंड आउट किए, फिर KOH और K2SO4, यानी KOH से दोनों के मैस कैलकुलेट कर सकते हैं ना. तो KOH को K2SO4 के साथ कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. इसमें 2 मोल यूज़ हुए हैं और पोटाशियम सल्फेट का 1 मोल प्रोड्यूस हुआ है, तो ये हमने लिख लिया. KOH के 2 मोल यूज़ हुए और पोटाशियम सल्फेट के 1 मोल प्रोड्यूस हुए. अगर हम KOH के 1 मोल यूज़ करें तो पोटाशियम सल्फेट का ½ मोल प्रोड्यूस होगा, और अगर ये वाले मोल यूज़ हों, ये वाले 0.25 मोल्स, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से,
तो 0.25 इसके मोल यूज़ हों तो इसके कितने यूज़ होंगे, 1/2 इंटू 0.25 मोल्स। तो ये आंसर आएगा 0.125 मोल्स। ये किसके मोल्स आए हैं, पोटाशियम सल्फेट के। लेकिन हमने इसका क्या कैलकुलेट करना है, मैस, ठीक है। तो इसके लिए इसका मोलर मैस हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हम फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। पोटाशियम का मैस 39 है, सल्फ़र का 32, ऑक्सीजन का 16। 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 पोटाशियम है, प्लस हम लिखेंगे सल्फ़र के 32 प्लस ऑक्सीजन के 16 ज़रब 4, 4 ऑक्सीजन है ना, 4 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन सब को प्लस करेंगे तो ये आता है 174 ग्राम पर मोल। मैस इसका कैलकुलेट करना है तो मोल वाला ही फार्मूला लगाएंगे, मोल इज़ इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। अब इसमें आपको मोल गिवन है, गिवन नहीं थे सॉरी, कैलकुलेट किए हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 0.125 मैस हमने कैलकुलेट करना है और ये है 174, ये इसका मोलर मैस है। मैस चूँकि कैलकुलेट करना है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो यूँ मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट है 21.75 ग्राम। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, वाटर का मैस, और उसे किसके साथ कंपेयर करेंगे, KOH जो गिवन था ना, KOH गिवन था ना, KOH और वाटर के मोल कंपेयर करेंगे। इसके 2 मोल हैं तो वाटर के भी 2 मोल है इक्वेशन के अंदर। देखें बेटा, इसमें KOH और वाटर को कंपेयर कर रहे हैं। इक्वेशन में 2 मोल KOH यूज़ हुआ है और 2 मोल ही वाटर बना है। अगर 1 मोल KOH यूज़ हो तो 1 मोल वाटर बनेगा, और 0.25 मोल जो कि उस मैस में थे यानी गिवन थे वो यूज़ करें तो 0.25 मोल ही वाटर के बनते हैं। तो वाटर के मोल आ गए, लेकिन हमने क्या कैलकुलेट करना है, उसका मैस कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम मोलर मैस खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं उसके फार्मूले से। हाइड्रोजन 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है, 2 ये हो गए, और ऑक्सीजन 16, 2 + 16 कितना आएगा, 18 ग्राम पर मोल। फिर फार्मूला लगाएंगे, मोल इज़ इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। इसमें से हमने मैस कैलकुलेट करना है, ठीक है। मोल हमने विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए, मोलर मैस उसके फार्मूले से। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने से मैस हम इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मैस ऑफ वाटर आ जाएगा 4.50 ग्राम। अब लास्ट पे क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये हमने कैलकुलेट करने हैं मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल हमने कैलकुलेट किए हैं ना, कितने हैं, 0.25। अब इनको एवोगैड्रोज नंबर जिसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 है, इससे मल्टीप्लाई किया और इससे 1.50 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ गए वाटर के। तो यूँ तीनों कैलकुलेशन हमने कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।